हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही स्वस्थ होंगे। पिछले लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था और चार्ज जो है ना वो उसके एग्जिस्टेंस के बाद उसको जो उसकी हम कहेंगे डिस्कवरी हुई। चार्ज की डिस्कवरी के बाद काफी कुछ सिनेरियो चेंज हो गया। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स था, दो मास के बीच में केवल अट्रैक्टिव फोर्स लगता, बात ही खत्म, कोई झंझट ही नहीं था। अब इस चार्ज के कॉन्सेप्ट के आने के बाद एक नया फोर्स कम्स इनटू पिक्चर आया हमारे इसमें। ठीक है, वो भी मतलब फोर्स एक ऐसा जो रिपल्सिव भी हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, चार्ज के नेचर पे डिपेंड कर रहा है काफी कुछ। तो इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा सोचने का दायरा और ज्यादा बढ़ गया है, सोचना ज्यादा पड़ेगा हमें और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करना पड़ेगा। तो उसी के बेसिस पे जैसे चार्ज हमने याद होगा कल जो लेक्चर था पिछला, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि चार्ज जो है ना, चार्ज की अपनी प्रॉपर्टी है। चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी, चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब जैसे दो प्लस के चार्जेस हैं तो आप उनको डायरेक्ट ऐड करो, ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट। एक प्लस एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो गया। दोनों माइनस के हैं, ऐड हो गए। यानी जैसे हम नंबर सिस्टम पे एडिटिव रूल अप्लाई करते हैं ऐसे ही चार्जेस के ऊपर भी एडिटिव रूल अप्लाई करते हैं। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर ए सिंपल और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमने अभी बात की थी। चार्ज को हम तीन मेथड से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कंडक्शन मेथड, दूसरा इंडक्शन मेथड और तीसरा मेथड था जो हमने डिस्कस किया था फ्रिक्शन वाला। इंडक्शन में हमने देखा था कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को इंडक्शन की जैसे बगैर टच किए चार्ज करती है, उस केस में एक बात हमें ध्यान रखनी है कि जो इंड्यूस चार्ज होगा, जो चार्ज हम इस बॉडी की वजह से चार्ज बॉडी ने इंड्यूस किया है, वो चार्ज हमेशा क्या होगा, इस एक्चुअल चार्ज से कम आएगा। हमेशा मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है, अदरवाइज हमेशा उससे कम रहेगा, ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। फ्रिक्शन के अंदर हमने देखा जब दो बॉडी को रब करते हो तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही दूसरी पे क्या आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नेचर का चार्ज आएगा। कंडक्शन में जब हम बॉडी को टच करते हैं दूसरी बॉडी से तो चार्ज इक्वल रहेगा, सॉरी इक्वल नेचर का, सेम नेचर का चार्ज रहेगा। इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है बॉडी आइडेंटिकल है या नहीं। इसको थोड़ा सा आगे जाके हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो चार्ज की एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है जो बहुत ज्यादा मतलब यूज में आती है और पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखोगे बार बार उसका जिक्र आएगा, क्योंकि हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक, चार्ज को मेजर कैसे करते हैं तो उसके लिए तो चार्ज की यूनिट का पता होना चाहिए। हमने कल बताया था चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम है, और सीजीएस यूनिट है स्टैट कूलाम। ईएसयू भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं हम उसको। तो चार्ज को मेजर कैसे करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक यूनिट है, मतलब एक बेसिक फंडामेंटल यूनिट जिससे हम किसी भी बॉडी के चार्ज को मेजर करते हैं। और वो यूनिट क्या है, वो बेसिक यूनिट क्या है चार्ज की, वो चार्ज की बेसिक यूनिट है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन और या प्रोटॉन पे होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है या जो प्रोटॉन पे चार्ज है, उस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिक यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो उसको लिखते कैसे हैं हम, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम वैल्यू ई से लिखते हैं और ये वैल्यू आएगी 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। This is the charge on one electron or one proton and also called basic unit of the charge। तो चार्ज को मेजर करेंगे तो ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। एक और बात हमने कल डिस्कस की थी कि चार्जिंग के ड्यूरिंग चार्जिंग पॉजिटिव चार्ज रहे या नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो डेफिनेटली है इलेक्ट्रॉन का अपना मास है, तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से उसका मास भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चार्ज कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज ऑन द। अब ये देखा गया कि जितनी भी बॉडीज हैं, नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए ये जो वर्ड है क्वांटाइजेशन, ये अपने आप में एक यूनिक वर्ड।
बार बार इसका यूज हम करेंगे, देखना क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, बार बार इस वर्ड को हम यूज करते हैं। जैसे लाइट एनर्जी जो है वो पैकेट में है, हम इसको जब डिस्क्राइब किया गया बाद में पार्टिकल्स ऑफ लाइट में, फॉर्म ऑफ ए पैकेट, वन पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। जैसे एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन हम इसके लिए देते हैं फोटोन के लिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज को कैसे, मतलब नेचर क्या होगा उसको, तो चार्ज का नेचर जो वो डिस्क्रीट है, जो हम ऑब्जर्व करें मेजरमेंट में हम देखेंगे चार्ज हैव ए डिस्क्रीट नेचर। डिस्क्रीट नेचर का मतलब कि चार्ज को हम मेजर कर सकते हैं, और किस तरह से मेजर कर सकते हैं उसका एक बेसिक सा प्रिंसिपल होगा, किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम इसको अगर लिखें टोटल चार्ज किसी बॉडी पे, उसको हम लिखेंगे प्लस माइनस एन इंटू ई। प्लस माइनस का मतलब है चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। एन है नंबर, दैट एन शुड बी इंटीजर, तो एन की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी, शुड बी इंटीजर। और ई की वैल्यू कितनी बताई, 1.6 10⁻⁻⁹ तो जो क्वांटाइजेशन चार्ज Q इज इक्वल टू Ne है। अब बेसिक क्वेश्चन ये निकल के आता है, व्हाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इसका रीजन क्या है, जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। अब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे, वो कभी फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते तो इसका मतलब ये वैल्यू या तो ये ही आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 निकलेंगे 3 से, 4 निकलेगा 4 से, 5 निकलेगा 5 से। इसीलिए एन जो है वही नंबर है ये। मतलब बेसिक सा रीजन जो है चार्ज की क्वांटाइजेशन का वो क्या है, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल नंबर नॉट इन फ्रैक्शन। इसलिए हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन के फॉर्म में लिखते हैं। एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में हमें नहीं मिलेगी। हालांकि और थोड़ा सा अगर हम जो बाद में स्टडीज आई उन स्टडीज के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इस n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन चार्ज वहां भी इसका मल्टीपल ही होगा, e का ही मल्टीपल होगा, लेकिन फ्रैक्शन में होगा। जैसे जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो क्वार्क से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। क्वार्क जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल है, तो उस पे चार्ज हमेशा फ्रैक्शन में मिलता है। तो फ्रैक्शन ऑफ चार्जेस मिलके क्या करते हैं, प्लस ई या माइनस ई या जीरो का जो स्टैंड करता है उसके बेसिस पे, ठीक है। सो दिस इज अ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट था चार्ज का, नया कॉन्सेप्ट, दैट इज क्वांटाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात, सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में अगर हम कहें, चार्ज जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन पे या प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उसका हमेशा मल्टीपल आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो चार्ज आ जाएगा। एक छोटा सा अगर क्वेश्चन करके देखे हम, एक ग्लास रोड है उसको हमने रब किया किसी कपड़े के साथ या सिल्क क्लॉथ के साथ, तो ग्लास को रब करने के बाद द चार्ज ऑब्जर्व ऑन ग्लास रोड, तो उस ग्लास रोड पे जो चार्ज आया वो आया प्लस 5 इंटू 10⁻⁻⁻, या -3 कूलम। इतना चार्ज बॉडी पे आ गया, किस पे, ग्लास रोड पे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अगर इतना चार्ज उस पे आया है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रोड। ये भी पूछ सकता है कि किससे कहां ट्रांसफर हुए हैं, एक सिल्क क्लॉथ था, एक ग्लास रोड है, तो जब हम उसको रब कर रहे थे तो उसने बोल दिया ग्लास से पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया, हमने क्या बताया था, जिसपे पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं, और जिसपे नेगेटिव आएगा उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। तो इसका मतलब ग्लास रोड के इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे या घटेंगे, जब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो उसके इलेक्ट्रॉन से घटेंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घटने से ही पॉजिटिव चार्ज बनता है। अब कितने इलेक्ट्रॉन घटेंगे ये निकालना है हमने, तो वो कैसे निकालेंगे, क्यू हमें मिल गया, और क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है निकालनी है, ये क्या आएगी, क्यू बाई ई। तो इस एक्सप्रेशन से अगर हम देखें क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे लिए, 5 इंटू 10⁻⁻⁻,
-3 डिवाइड बाई ई की वैल्यू है 1.6 -19। ठीक है, प्लस है तो प्लस लीजिए, अगर चार्ज माइनस का दिया होता तो हम यहां पर ये चार्ज क्या लेते, माइनस का लेते, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, क्योंकि n हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, n हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये जब इसको डिवाइड किया गया तो बच्चे कुछ इस टाइप से वैल्यू आई 10⁻16, तो यहां आ गया। जब इसको डिवाइड करेंगे ये बन गया 50/16, तो इसको लिखें 6 3 जा 48, 2 फिर 0, 6 1 जा 16, 1 जा 16, 4 2 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है आपने, नीचे 16 है ना, तो ऊपर जो मर्जी नंबर हो, जो मर्जी नंबर हो, ये उसको कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट डिवाइड करेगा ही करेगा। ये बात ध्यान रखें जरूर, क्योंकि बच्चे कई बार क्या करते हैं, एक डिजिट तक निकाल के छोड़ दिया, और कई बार जब इंटीजर का क्वेश्चन इस टाइप कहीं मिलता है आईआईटी एडवांस वगैरह में, या जब भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें डिजिट बेसिस पे क्वेश्चन होता है, कितने डिजिट तक आपने एक्यूरेसी दिखाई है, तो उस इसमें ध्यान रखना आपने, ये नंबर हमेशा इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, तब तक इसको डिवाइड करते जाइए जब तक ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो जाता। पक्का डिवाइड होगा डेफिनेटली। अब इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसको बच्चों में ये लिख सकता हूं 3 1 2 5 10⁻⁻, कितना 13 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज ए कंप्लीट नंबर। ये क्या है, कंप्लीट नंबर है जिसकी बात हम कर रहे थे। तो पहली बात तो यहां ये कि इतना चार्ज ग्लास रोड पे आया होगा तो पॉसिबल है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है इसमें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये हुआ, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि यहां पर n की वैल्यू क्या आई है, इंटीजर में आई है। ठीक है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमें q की वैल्यू दे दी 1. की वैल्यू हमें कुछ इस टाइप से दे दी 6 × 10⁻22 -22। ठीक है, कूलम, ये वैल्यू दे दी। अब यहां से n की वैल्यू निकालो, दैट इज इक्वल टू q/e, प्लस चार्ज है तो ये क्या लोगे, प्लस लोगे, ये आ जाएगा 6 × 10⁻22 डिवाइड बाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ e, 1.6 10⁻⁻9। आप बच्चों डिवाइड करो इसको, मैंने कहा था इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करेगा, इसको ले लो 60/16, तो ये आ गया 3 12 7 5। देख लेना मैथमेटिकली थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट डिवाइड हो गया 3.75 10⁻⁻, व्हाट, -3। अगर इसको आप डायरेक्ट लिखे, पावर तो यहां भी थी और पावर यहां भी है, लेकिन यहां किस में है, माइनस में है, तो इसको एक्चुअली अगर आप लिखेंगे 0.00375, विच इज नॉट ए कंप्लीट नंबर। ये नंबर नहीं है, ये किस में आ गया है, फ्रैक्शन में आ गया है। इसका मतलब ये हुआ ये वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, ये वैल्यू ऑफ चार्ज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रैक्शन में आ गए, फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, एक और अच्छा पॉइंट है इसमें। अब जैसे हमने ये पता चल गया कि हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो इसका कैसे पता कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से हमने पता चल गया कि Q = Ne। 10th क्लास से फॉर्मूला बच्चे लगाते आ रहे हैं, तो वहां से आप ये रिजल्ट निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, और पर सेकंड जो है इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं पर सेकंड, 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड, इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं। देन हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 कूलम चार्ज ऑन दैट बॉडी। जैसे मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, जैसे ये ऑब्जेक्ट है कोई, और इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने का जो रेट है वो 6 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो इसने पूछा है इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम आपने निकालना है।
अब वो टाइम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल साफ तरीके से आप देख सकते हो। जब आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है तो आप ये पता कर सकते हो कि एक सेकंड में अगर इतने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो उतने एक सेकंड में कितना चार्ज बन गया है, ठीक है। तो चार्ज इन 1 सेकंड, याद रखें एक सेकंड में चार्ज निकालेंगे पहले। तो एक सेकंड में चार्ज कितना आएगा, n इंटू ई। व्हाट इज वैल्यू ऑफ n, 6 into 10 raised to power 6 number of electrons given है, multiply by what is value of E, 1.6 10 raised to power minus 19। ये हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 16 है बच्चों, 6 नहीं है ये 16 है, ठीक है। तो अब 16 के बेसिस पे इसको आप करके देखें तो कैसे आएगी वैल्यू, देखो ये आ गया 9.6 10 रेज टू पावर कितना -3 कूलम, 9.6 10 रेज टू पावर -3 कूलम कितने सेकंड में बना, एक सेकंड में इतना चार्ज। हाउ मच चार्ज वी वांट in how much time, 1 coulomb charge is required। now time can be calculated from this point of view। अब आपको पता है इतने चार्ज के लिए कितना टाइम चाहिए लगा मुझे, एक सेकंड है ना। तो टाइम रिक्वायर्ड कैसे आ जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड इतना चार्ज हमें एक सेकंड में मिला, तो 1 कूलम कितने मिलेगा, 1 by 9.6 10 raised to power 3 minus 3। दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड। और ये आ गया बच्चों 10,000 डिवाइड बाई 96, क्या वैल्यू बनेगी, सेकेंड्स, 37.5 सेकेंड्स। अब एक मुझे एक बात ध्यान रखो, जब हमने यहाँ देखो टाइम निकाला 37.5 सेकेंड्स, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रिक कूलम में इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर 1 कूलम, number of electrons required for 1 coulomb। तो 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.6 10 raised to power -9। ये वैल्यू तो आपको वैसे ध्यान रहनी चाहिए क्योंकि काफी बार आपको इसकी जरूरत पड़े। तो इसको आप डायरेक्ट भी देख कर सकते थे यहाँ पर कि एक कूलम के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बच्चों, एक कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। और एक सेकंड में कितने निकल रहे हैं, इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहां से भी आप करते तो भी हमारा बच्चे सेम केस बनता है, सेम आता है। क्या करते हैं उस केस में, क्या करते हैं बताइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स for 1 coulomb charge divide by number of electron emitted per second, वो भी टाइम आ जाता है। तो ऐसे भी आप टाइम निकाल सकते हो। अब कई बार क्या होता है, आपको अमाउंट दे दी जाती है, उस अमाउंट में आपको टोटल चार्ज निकालना होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले, आपको दे दिया 40 ग्राम ऑफ वाटर दे दिया, उस 40 ग्राम ऑफ वाटर में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। वैसे तो नेट चार्ज 0 होगा वाटर मॉलिक्यूल पे क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन है, लेकिन फिर ये कह रहा है कि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव वो चार्ज कितना बनेगा वो बताना है आपने। तो वो देखिए कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए फटाफट देखते हैं एक बार। अब फटाफट ये बताइए कि आपको क्या दे रखा है, हमें दिया हुआ है अमाउंट, हमें दिया हुआ है अमाउंट इसका वाटर का, वाटर दे रखी है, मास कितना, मास ऑफ वाटर गिवन 40 ग्राम। तो 40 ग्राम वाटर में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हैं, देखो अमाउंट दे दिया आपको। अब हमें एक बात पता है कि मोल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है बच्चों अमाउंट की बात आती है तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि एटम कितने हैं उसमें, क्योंकि और उसके लिए फिर हमें पता करना पड़ेगा कि उस एटम या मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो किसका क्या बोला इसने, वाटर। तो सबसे पहले तो यहाँ यही चेक करो कि इस वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन बताइए। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे हाइड्रोजन के पास और 8 हो गए ऑक्सीजन के पास। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं,
कितने हैं 10। ये तो एक मॉलिक्यूल में है, एक मॉलिक्यूल में है। हमें पता करना है पहले कि 40 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। जब भी गिवन मास दे रखा तो मोल कॉन्सेप्ट आप लगाते हो। वाटर का मोलर मास बताइए कितना होगा। वाटर का मोलर मास आएगा, हाइड्रोजन का कितना आ गया 2 और ऑक्सीजन का आएगा बच्चे 16, तो ये आ गया बच्चों 18 ग्राम। 18 ग्राम हमें पता है इस बात का कि 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर कितने मॉलिक्यूल होंगे 6.02 टू 10⁻23 होते नहीं होते हैं। इतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल होंगे तो 1 ग्राम में कितने होंगे, डिवाइड बाई 18 और निकालना कितने में है 40 में, मल्टीप्लाई बाई 40। ठीक, यहां से इसको कैलकुलेट करिए। ये क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.022। अब मैं टोटल चार्ज निकालने जा रहा हूं 10⁻23 डिवाइड बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 40। These are the number of molecules. One molecule contains 10 electron, multiply by 10. It becomes total number of electrons or protons, multiply by एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा 1.6 - 90। ये हमारे पास चार्ज निकल के आ गया। अब इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान में रखें आप। What is this number? This is Avogadro number. What is this? Molar mass of a substance. Multiply by given amount. Multiply by number of electrons in one molecule. Multiply by basic unit of charge. So this is the formula by which we can find out the total charge. कई बार amount आपको देता वाटर की, जैसे कोई कप बोल दिया या कोई बर्तन का साइज के हिसाब से, तो उसमें अप्रोक्सीमेट आप साइज अपने हिसाब से ले सकते हो कि जैसे हमारे एक जग का साइज दे दिया उसने, तो जग का साइज या वॉल्यूम कितना होगा तो उस वॉल्यूम के कंपैरेटिवली फिर हम कितना चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो आपको फिर आइडिया जैसे 250 ग्राम ले लिया या इस टाइप से ले सकते हैं। कई बार हो सकता है कि वाटर की डेंसिटी दे दे आपको, अमाउंट ना दे, तो वो बहुत आसान है। वॉल्यूम अगर आपको डेंसिटी की बजाय सॉरी वॉल्यूम दे दे तो वहां से निकालना भी आसान है, क्योंकि जब आपको वॉल्यूम दे दिया तो वॉल्यूम का मतलब है कि डेंसिटी और वॉल्यूम कोई ज्यादा वो नहीं है। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो अगर वॉल्यूम भी दे दिया, अगर मान लो 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है तो सीधी सी बात है कि उसका अमाउंट भी 200 ग्राम बनेगा। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम चार्ज के क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है और किस प्रकार से इसको फॉलो करते हैं ये हमने देखा। लेकिन मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल है, नॉट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। गड़बड़ हो गई, बड़ी इतना सारा टाइम भी लगाया हमने इसके ऊपर, अब बोल दिया कि इसका कोई फायदा नहीं है। क्या करें, बस जब हमारे माइक्रोस्कोपिक स्टेज पे आते हैं तो फिर माइक्रोस्कोपिक से चीजें अलग हो जाती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एप्लीकेबल होगा बट नॉट एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। वहां क्या दिक्कत आई, प्रॉब्लम क्या आई? देखो लो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना ठीक है, आसान है। जैसे एक स्फीयर दे दिया 4 इलेक्ट्रॉन, 4 चार्ज रख दिए उसके ऊपर, बात कह दो कहां से तो बड़ा आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, काउंट कर ले इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप खुद ही सोचो बेटा, जो पिछले अगर आपने देखा हो कि 1 सेकंड में 10⁻16 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में, तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने बैठे तो उसमें भी बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और मैक्रोस्कोपिक में तो बात करें तो बहुत अलग बात है। अगर मान लिया हमारी इस साइज की कोई प्लेट दे दे, अगर मान लिया इस साइज की कोई प्लेट दे दे, थिकनेस ना के बराबर है इसकी, मान लेते बिल्कुल ना के बराबर है, या ले लेते कुछ ना कुछ 1 mm 2 mm थिकनेस, तो मान लेते आयरन की प्लेट है, उस आयरन की डेंसिटी आपको दे दी इतनी डेंसिटी और इसका वॉल्यूम दे रखा है, तो हम आसानी से वहां उसकी क्या निकाल लेंगे बच्चों। अगर मान लिया 250 ग्राम की अगर मान लिया आयरन की कोई प्लेट है और तो अगर 250 ग्राम की है तो वहां से आप आसानी से बच्चों उसके पता कर सकते हैं नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, जैसे हमने किसे निकाले हैं, पानी के वाटर से निकाले।
फिर उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो बच्चे बात मतलब मेन पॉइंट यही है कि जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं तो वहां उसको काउंट करना आसान नहीं रहेगा, तो वहां पर हम डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज की बजाय वहां चार्ज के कंटिन्यूअस नेचर को फॉलो करते हैं। अब डिस्क्रीट का मतलब यही है कि काउंटेबिलिटी है, यहाँ पर 1 है 2 3 4 5 6 इंटीग्रल नंबर में आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आप काउंट कर लेते हो। डिस्क्रीट नेचर, जैसे कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट का मैं आसान सा मतलब अगर आपको बताऊं, जैसे ये बड़ा आसान एग्जांपल बताता हूं आपको डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का, जिंदगी में शायद आपको बड़ा ध्यान रहे। अगर गेहूं है, आप खेत से गेहूं लेके आए हो, गेहूं की ट्रॉली, उसमें से आपने कुछ एक बकेट गेहूं का निकाल लिया, आपको बोला गया दाने गिनो इसके, आप फटाफट गिन दोगे चुटकियों में, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन आपको देखते ही लगे हाँ मैं गिन सकता हूँ, लगेगा नहीं लगेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप गिन सकते हो वहां पर। अब उसी क्या किया हमने, उस पूरे एक बाल्टी गेहूं को चक्की में डाला और उसका आटा बना दिया, और उस आटे का पूरा जो बर्तन था आपके सामने रख दिया। अब बोला, फिर आपसे बोला गया अब इसके पार्टिकल गिने, आप एकदम से बोलोगे नहीं जी इस पे तो नहीं गिने जाएंगे। दैट इज द नेचर, वो कंटिन्यूअस नेचर हो गया, आपको पता ही लग रहा है कहां कौन सा पार्टिकल है, कहां से मतलब गेहूं का दाना पता आपको, एक उठा लिया दूसरा उठा लिया तीसरा उठा लिया, पता चल जाएगा, लेकिन आटे में थोड़े पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो इसका मतलब दैट इज द कंटिन्यूअस नेचर। तो कंटिन्यूअस नेचर का मतलब क्या हुआ कि वहां हम काउंट नहीं कर सकते हैं आसानी से, और डिस्क्रीट का मतलब क्या हुआ जहां हम काउंट कर सके। एनर्जी में भी ऐसी बात होती है, देखो जैसे अगर ऐसे लेवल्स दिए हुए हैं आपको इस टाइप से, अगर आपको इस टाइप से लेवल्स दिए हुए हैं, मतलब गैप है, और काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब डिस्क्रीट नेचर है इनका। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होती, ये ऐसे होती, देखो इस तरह से ये दे दिया, ये भी एनर्जी का है, लेकिन इसमें आप काउंट नहीं कर पा रहे हो कौन सा लेवल कहां है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस नेचर। 11th क्लास में बच्चों आपने पढ़ा हुआ, ऐसी बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास जब हम किसी बॉडी का निकालते थे तो शुरुआत में हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, एक एक बॉडी का, एक पॉइंट बॉडी का, पॉइंट मास बॉडी का, एक पॉइंट मास दूसरा पॉइंट मास, ठीक है, 5 केजी का रख दिया जी, 20 केजी का रख दिया जी, बताइए उनका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, फटाफट लगाया m1 r1 + m2 r2 / m1 + m2। लेकिन जब हम किसी रिजिड बॉडी का निकालते थे तो वहां हम डिस्क्रीट मास का यूज नहीं करते थे, वहां हम यही मानते थे कि उस बॉडी का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है, हम वो मानते थे वहां पर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं आप इसके क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे एक बार, न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आमतौर पर इसमें मिलते हैं, वो आप जरूर करके देखेंगे, समझ में आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप इसके क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे एक बार, न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी क्वेश्चन है इसी टाइप के क्वेश्चन आमतौर पर इसमें मिलते हैं, वो आप जरूर करके देखेंगे। और उसमें एक छोटा सा पॉइंट और रहता है बेटे, मैं वो भी साथ क्लियर कर लेते हैं डिस्कस। हम इंडक्शन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात की थी, वो भी हम यहाँ कर लेते हैं। देखो बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मतलब है, हमने डिस्कस किया था, द फिनोमेना बाय विच वी कैन इंड्यूस a charge on an uncharged body with help of a charged body। जैसे ये एक अनचार्ज बॉडी ले ली, इस पे कोई चार्ज नहीं है, एक हम चार्ज बॉडी लेके आए जिसके ऊपर काफी सारा पॉजिटिव चार्ज है। कल आपको याद होगा मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि जब हम किसी प्लास्टिक की बॉडी को अपने कपड़े से भी अगर रब करते हैं अच्छे से जोर जोर से, और किसी कागज के टुकड़े के पास लेके जाओगे तो उसको वो क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। दो फिनोमिना वहां एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक ही इस एक एक्टिविटी से दो आपको फिनोमिना नजर आएंगे। पहला फिनोमिना फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, रब करने से चार्ज क्रिएट हो गया, और दूसरा फिनोमिना क्या था, दूसरा फिनोमिना ये था कि जब मैं कागज के पेन से कागज का टुकड़ा उठा रहा हूं अपने आप को अट्रैक्ट कर लेता है, दैट फिनोमिना इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। पेन पे चार्ज जमा लिया, ये पेन है और ये कागज का टुकड़ा है, तो जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को आप इस बॉडी के नजदीक लेके जाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबिलिटी चाहे वो भले ही कम हो, लेकिन जितनी भी वो पॉसिबिलिटी हो सकती है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। और इलेक्ट्रॉन का एक तरफ आने का मतलब क्या है कि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है, वहां पे इलेक्ट्रॉन चले गए उधर से, और जिस पार्टिकल जिस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं
वहां क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखें जितने इलेक्ट्रॉन आप इधर दिखाएंगे 1 2 3 4 5 तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज आप इस साइड दिखाएंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई आपस में लॉस नहीं होगा। हाँ, इसका चार्ज बहुत ज्यादा होगा, जरूरी नहीं है कि उतना ही चार्ज अंदर इंड्यूस करेगा, ये मैंने बताया था पहले भी। जितना चार्ज यहां होगा जरूरी नहीं है कि उतना ही इंड्यूस करेगा, क्योंकि वो मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। मेटल है तो ऐसे कैसे आ जाएगा, लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होगा तो उसके केस में ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो जैसे ही मैं नजदीक लेके आया इसको, तो क्या हुआ, नजदीक लेके आने पर इलेक्ट्रॉन आ गया इस तरफ तो नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं सोचो मुझे जैसे मैं रोड लेके गया इसके पास और इलेक्ट्रॉन दौड़ते दौड़ते उधर जाते हुए दिखाई देगा, आपको कुछ भी ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये सारा का सारा फिनोमिना जो है ना वो इनविजिबल फिनोमिना जो आपको नजर नहीं आएगा। तो लेकिन हमें ये पता है, कॉन्सेप्ट से हमें इतना पता चल गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए चला गया, इधर चला गया, और यहाँ क्या आ गया बच्चे, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब क्या करेंगे, जो यहाँ नेगेटिव है 3 + 2 5, इसको हम अर्थ कर देंगे। अर्थिंग करते ही क्या हुआ, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिले, जितनी डेफिशिएंसी आई थी इसके पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। और ये नेगेटिव क्यों नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ये अभी भी इसके साथ बाउंड स्टेट में है, अट्रैक्ट किया हुआ, इसने पकड़ा हुआ है, इसको एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अब क्या कीजिए, ये अर्थ हटा दीजिए। अगर मान लिया अब आप इस रोड को हटा दोगे और अर्थिंग रखोगे तो ये भी चला जाएगा अर्थ में। अर्थ तो अर्थ है, अथाह सागर है ये, इसीलिए कहते हैं अर्थ का ग्राउंड पोटेंशियल जो 0 बोलते हैं हमेशा। हम इसको आगे पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट आएगा वहां पढ़ लेंगे, जितना मर्जी चार्ज इसमें दे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको भी खा जाएगा ये। तो इसलिए ध्यान रखना, ये पॉजिटिव रोड लगेगा, आपने क्या करना है, इस जब ये लगी हुई है सबसे पहले आप अर्थ हटाओगे, इस अर्थिंग को हटा दो। अर्थिंग को हटाते क्या बच गया, इस पे नेगेटिव चार्ज बच गया। आप इस पॉजिटिव रोड को हटा दीजिए, यहां से जितना चार्ज मैं शुरू में दे रखा था वही, जैसे इसको हटाया आप जो चार्ज है बच्चों वो इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए आज का क्वेश्चन है, अगर एक पॉजिटिव ग्लास रोड को मैं किसी एक 3 स्फीयर्स के नजदीक लेके जाता हूं, दोनों टच्ड हैं स्फीयर्स, ठीक है, ए बी एंड सी, रोड नजदीक लेके गए, हाईली पॉजिटिव ग्लास रोड, तो आपने ये बताना है जो चार्ज इंड्यूस होगा इस रोड के, जैसे चार्ज इंड्यूस हुआ, चार्ज इंड्यूस होने के बाद हमने इनको सेपरेट कर दिया, ठीक है, सेपरेट होने के बाद रोड हटा दी हमने उसकी, तो बाद में बताना है कि ए पे कितना चार्ज आएगा, बी पे कितना आएगा और सी पे कितना आएगा। ये आज का क्वेश्चन है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का पार्ट हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम करेंगे उसमें हम बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 2 साइड लेक्चर इसमें लगेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर उसके ऊपर, लेकिन कोशिश करेंगे इसको अच्छे से 2 में अच्छे से निपटा दें, थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अपनी फीडबैक जरूर दें मुझे, अगर कोई कमी लगती है आपको तो प्लीज मेरे को जरूर बताएं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके अंदर मैं बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।